हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के नेक्स्ट टॉपिक यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया और उसके कितने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो आइए बिना डिले किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। तो monetary policy is a process by which RBI controls money supply, interest rates, inflation and credit in the economy to maintain economic stability and growth। यानी कि इकोनॉमी की स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए आरबीआई इकोनॉमी में मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन या क्रेडिट जैसे फैसिलिटीज को प्रोवाइड करती है ताकि वो इस इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें तीन तरह की आती है। पहली होती है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसका गोल होता है टू इंक्रीज द मनी सप्लाई टू बूस्ट ग्रोथ और ये यूज की जाती है इकोनॉमी में जब स्लो डाउन होता है या रिसेशन होता है, उस टाइम पे इसको यूज किया जाता है। इसके टूल्स होते हैं जैसे लोअर इंटरेस्ट रेट, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट जैसे टूल्स इसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की। तो इसका गोल होता है टू रिड्यूस द सप्लाई ऑफ मनी ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। ये तब यूज की जाती है जब मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है और इसके जो टूल्स होते हैं वो होते हैं इंक्रीज्ड इंटरेस्ट रेट, सीआरआर एंड एसएलआर। इनके जरिए मार्केट को कंट्रोल किया जाता है। थर्डली आपका आता है अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी, जिसका गोल होता है टू स्टिमुलेट इकोनॉमी व्हेन रेगुलर टूल्स फेल। यानी कि जब रेगुलर आपके इंटरेस्ट रेट, सीआरआर, एसएलआर ये सब फेल होते हैं तो फिर अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी को लाया जाता है ताकि इकोनॉमी को स्टिमुलेट किया जा सके। इसके एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग, जिसमें बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड लार्ज स्केल एंड फॉरवर्ड गाइडेंस जैसे टूल्स का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो इनमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, तो हम हर एक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आता है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसको हम ओएमओ के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू कंट्रोल लिक्विडिटी। इसका मकसद होता है कि ये बाय या सेल करती है, यानी कि बाय जब करती है उस केस में ये इकोनॉमी में मनी को इंजेक्ट कर रही है, यानी कि उसको इकोनॉमी में पैसा जो है वो बढ़ रहा है। जब सेलिंग की जाती है उस टाइम पे मार्केट में जब पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए सेलिंग की जाती है ताकि उस मनी को एब्जॉर्ब किया जा सके। नेक्स्ट आता है आपका सीआरआर, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। ये वो परसेंटेज होता है जिसमें बैंक्स डिपॉजिट करते हैं जो कि आरबीआई के पास रखा जाए। सो इनको अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो एक कैश का अमाउंट जो कि बैंक्स मेंटेन करती हैं आरबीआई के साथ एक परसेंटेज के तहत, जिसे नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज कहा जाता है, जिसे हम एनटीडीएल भी कहते हैं, एनडीटीएल इसके नाम से भी आप इसको जानते हैं। सो बेसिकली किसी भी तरह की इंक्रीज सीआरआर में मैंडेटरी होती है। किसी भी तरह की इंक्रीज अगर सीआरआर में होती है तो बैंक्स के लिए ये मैंडेटरी होता है कि वो एक लार्ज सम ऑफ अमाउंट को होल्ड करके रखते हैं आरबीआई के डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में, ताकि किसी भी तरह का कोई जो लाइबिलिटी है उसको कंट्रोल किया जा सके। करंटली जो सीआरआर का रेट है वो है 4%। आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने एग्जाम से पहले, ताकि अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो आपके पास जो डेटा है वो करेक्ट रहे। नेक्स्ट बात करते हैं एसएलआर, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, the percentage of the net demand and time liabilities to be maintained in the form of liquid assets, that is gold, government bonds etc। तो सेम जैसे सीआरआर में कैश को रिजर्व करके रखा जाता है, उसी तरह से एसएलआर में जो लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए असेट्स रखी जाती हैं वो गोल्ड, कैश और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के फॉर्म में होती है। तो सीआरआर में ओनली कैश होता है और एसएलआर में लिक्विड एसेट्स यानी कि गोल्ड एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसी चीजें भी इंक्लूडेड होती हैं। और करंट एसएलआर रेट जो है वो आपका 18% है। नेक्स्ट बात करते हैं एलएएफ, दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग या लेंडिंग होती है बिटवीन बैंक एंड द आरबीआई और ये की जाती है विद द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स और रिवर्स रेपो को भी हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं।
रेपो रेट वो रेट होता है जिस पे आरबीआई बैंक्स को पैसा लेंड करता है ओवरनाइट। जैसे अगर बैंक्स को ओवरनाइट इमीडिएट कैश की जरूरत है, उनके पास एक इमरजेंसी है कैश की, तो आरबीआई डायरेक्टली बैंक्स को सिंगल डे बेसिस पे यानी कि इमीडिएट बेसिस पर उन्हें कैश प्रोवाइड करता है, और जिस रेट पे वो प्रोवाइड किया जाता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। करेंटली ये रेट जो है वो 6% है, और ये फ्लक्चुएट होता रहता है, तो आप इसे एग्जाम से पहले अपनी क्रॉस वेरीफाई जरूर कीजिएगा कि करंट रेट क्या चल रहा है। नेक्स्ट बात की जाए रिवर्स रेपो रेट की, तो रिवर्स रेपो रेट एग्जैक्टली रेपो रेट का ऑपोजिट होता है, यानी कि रेपो रेट में जहां पे आरबीआई बैंक्स को पैसा लेंड कर रहा है, वहीं रिवर्स रेपो के टाइम पे ये वो रेट होता है जिसपे आरबीआई पैसा बोरो करता है बैंक से, यानी कि ओवरनाइट बेसिस पे अगर आरबीआई को फंड्स चाहिए या फिर वो इकोनॉमी से पैसा खींचना चाहता है, तो वो जिस रेट से बैंक्स के जरिए वो पैसा वापस लेता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है, और करेंटली ये 3.35% है। अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी एमएसएफ की बात की जाए, तो ये इमरजेंसी बोरोइंग फैसिलिटी होती है फॉर बैंक्स अबव एलएएफ लिमिट, यानी कि जो उनकी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी कि एलएएफ की लिमिट होती है, अगर उसके बियॉन्ड भी अगर उनको फैसिलिटी चाहिए, उनको पैसा और चाहिए, तो वो एक एमएसएफ यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के जरिए वो एडिशनल कैश ले सकते हैं, और ये मतलब आपके एलएएफ के लिमिट के ऊपर होता है। और इसका जो करंट रेट है वो 6.25% है, और ये भी आपका फ्लक्चुएट होता रहता है, तो ऑलवेज रेफर टू द करंट रेट बिफोर योर एग्जाम्स। अब बात करते हैं बैंक रेट की। सो बैंक रेट इज द मोस्ट कॉमन बैंक रेट जो हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं जनरली। ये एक लॉन्ग टर्म लेंडिंग रेट होता है आरबीआई टू कॉमर्शियल बैंक्स का, जो कि करंट रेट है दैट इज 6.25%। अब बात करते हैं सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल दैट इज एससीसी। ये होता है आरबीआई रिस्ट्रिक्ट्स द क्रेडिट ऑफ सर्टेन सेक्टर्स और प्रोडक्ट्स, एग्जाम्पल लग्जरी गुड्स, स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग एक्सेट्रा। ये वहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, वहां पर इस क्रेडिट कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आपका आता है मॉरल सैचुएशन। आरबीआई परसुएट्स और एडवाइसेस बैंक्स टू फॉलो पॉलिसी डायरेक्शंस विदाउट फोर्स, यानी कि ये एक तरह का मॉरल गाइडलाइन आप कह सकते हो कि आरबीआई एडवाइस करता है बैंक्स को कि जो पॉलिसीज हैं फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड या फिर जो आरबीआई ने बनाई हुई है टू कंट्रोल द स्टेबिलिटी ऑफ मनी इन द मार्केट, और एक हार्मनी हमेशा रहनी चाहिए, एंड ओवर यूजेज या फिर एक मिस यूजेज या डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए, ना ही पीपल को जो पैसा अपना बैंक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड ना ही बैंक्स को जो लोगों से पैसा ले रहे हैं या फिर किसी अदर इंस्टीट्यूशन से ले करके वो अलग अलग जगहों पे इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। सो दे शुड ऑलवेज बी अ चेक। सो एक पॉलिसीज को फोर्सफुली नहीं, विदाउट फोर्स हर बैंक को फॉलो करना चाहिए, दैट इज बेसिकली मॉरल सैचुएशन। अब बात करते हैं कि वाई मॉनेटरी पॉलिसी इज इनइफेक्टिव इन इंडिया। सबसे पहला रीजन है हायर प्रपोर्शन ऑफ नॉन बैंक क्रेडिट। अब ये होता है कि द क्रेडिट मार्केट में इंडिया जो है वो बहुत लार्जली ऑक्यूपाइड है नॉन बैंक क्रेडिट प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि मनी लेंडर्स हो गए, कोऑपरेटिव्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, जिसकी वजह से एक लार्ज सेगमेंट जो है वो इन मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स पे वर्क नहीं करता है। मतलब अगर किसी को थोड़ा बहुत लोन चाहिए होता है या फिर कुछ इमरजेंसी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द बैंक्स वो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या कोऑपरेटिव्स या मनी लेंडर्स के पास चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो बैंक से कट जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी वहां पे इनइफेक्टिव हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि जैसे कि आपके म्यूचुअल फंड्स हो गए, वेंचर कैपिटल हो गया, आईपीओज हो गए। ये ओवरऑल लिक्विडिटी को इन्फ्लुएंस तो करता है इकोनॉमी की, बट इसके ऊपर मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाती, बिकॉज वो उसके दायरे से कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा अटैच नहीं होता है, तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इफेक्टिव हो जाती है। नेक्स्ट आपका आता है हाई करेंसी डिपॉजिट रेशो। ये होता है कि जैसे रूरल इकोनॉमी जो है आपकी इंडिया में, उसका जो इंक्लिनेशन है यूजेज टूवर्ड्स द कैश पे वो ज़्यादा है, मतलब कैश के ऊपर वो ज़्यादा काम करते हैं, दस देयर इज अ हाई करेंसी डिपॉजिट रेशो।
इसके अलावा वीक ट्रांसमिशन, जैसे कि बैंक्स डोंट ऑलवेज पास ऑन अ रेट कट्स टू बोरोवर्स। हाई एनपीएस होते हैं, बैंक्स बिकम कॉशियस ऑफ लेंडिंग। अगर एनपीएस ज़्यादा होते हैं तो बैंक्स लेंडिंग में भी फिर बहुत सारे कॉशन लेना शुरू कर देते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर की बात की जाए तो देयर इज अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी दैट डजंट डिपेंड ऑन द फॉर्मल क्रेडिट। वो इनफॉर्मल सोर्सेज से, जैसे कि फ्रेंड्स रिलेटिव्स जैसे सोर्सेज से अपना इनकम जो है वो क्रेडिट जो है वो ले लेते हैं। टाइम लैग की अगर बात की जाए तो इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसी टेक्स टाइम टू रिफ्लेक्ट, यानी कि कोई भी पॉलिसी जो आ रही है उसका इमीडिएट इम्पैक्ट आपको नहीं दिखता है। इट टेक्स टाइम कि उसको इकोनॉमी में रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगता है। नेक्स्ट बात की जाए मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन मैकेनिज्म क्या है, तो दिस इज द प्रोसेस बाय विच अ चेंज इन आरबीआई पॉलिसी रेट, जैसे कि रेपो रेट हो गया, ये अफेक्ट करते हैं इंटरेस्ट रेट्स, बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट्स एंड कंजम्पशन इन द इकोनॉमी। यानी कि अगर बेटर ट्रांसमिशन की बात की जाए तो वो होता है फास्टर इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। तो जितना बेटर ट्रांसमिशन होगा उतना ही आपका ग्रोथ अच्छी होगी, फास्टर इम्पैक्ट होगा इन्फ्लेशन के ऊपर। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की अगर बात की जाए दैट इज एमपीसी। ये 6 मेंबर कमिटी है जो कि फॉर्म हुई थी आरबीआई एक्ट के अंडर 1934 में, जिसे 2016 में अमेंड किया गया था। ये डिसाइड करती है रेपो रेट्स एवरी 2 मंथ्स। सो इसीलिए मैंने कहा कि आप जब भी एग्जाम्स के लिए बैठ रहे हैं तो आप करंट रेट्स जो होते हैं उन्हें हमेशा क्रॉस वेरीफाई कीजिए, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जो रेट्स अभी देख रहे हैं वो आपके एग्जाम टाइम तक वैलिड रहे। तो ऑलवेज चेक द रेट्स बिफोर योर एग्जाम। मेंबर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 3 मेंबर्स आरबी यहाँ पे 3 मेंबर्स आरबीआई की तरफ से होते हैं, 3 नॉमिनेट होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। चेयरपर्सन की बात की जाए तो ये आरबीआई के गवर्नर होते हैं और करंटली इट इज संजय मल्होत्रा। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।